आज की कहानी का शीर्षक है बंद खिड़की। मौसी की बेटी मंजू विदा हो चुकी थी। सुबह के 8 बज गए थे। सभी मेहमान सोए हुए थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था, लेकिन मंजू की बड़ी बहन अलका दीदी जाग गई थी और घर में बिखरे बर्तनों को इकट्ठा करके रसोई में रख रही थी। अलका को काम करता देख रचना, जो उठने की सोच रही थी, ने पूछा, अलका दीदी क्या समय हुआ है? 8 बज रहे हैं। आप अभी से उठ गईं? थोड़ी देर और आराम कर लेती। बहन के ब्याह में आप पूरी रात जागी हो। 4 बजे सोए थे हम सब। आप इतनी जल्दी जाग गईं? कम से कम 2 घंटे तो और सो लेती। अलका मायूस हंसी हंसते हुए बोली, अरे हमारे हिस्से में कहाँ नींद लिखी है। घंटे भर में देखना, एक एक करके सब लोग उठ जाएंगे और उठते ही सबको चाय नाश्ता चाहिए। यह जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आती है। चल उठ जा, सालों बाद मिली है, 2-4 दिल की बातें कर लेंगी। बाद में तो सारा दिन व्यस्त रहूँगी। अभी मैं आधा घंटा फ्री हूँ। रचना अलका दीदी के कहने पर झट से बिस्तर छोड़ उठ गई। यह सच था कि दोनों चचेरी बहनें बरसों बाद मिली थीं, पूरे 12 साल बाद। अलका दीदी को उसने ध्यान से देखा था। इस बीच न जाने उन पर क्या क्या बीती होंगी। उसने तो सिर्फ सुना ही था कि दीदी ससुराल छोड़कर मायके रहने आ गई हैं। वैसे तो 1-2 घंटे के लिए कई बार मिली थी, पर रचना ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अलका दीदी दिल्ली आती तो हफ्ता भर साथ रहती। खूब बनती थी दोनों की, पर सब समय की बात है। रचना फ्रेश होकर आई तो देखा अलका दीदी बरामदे में कुर्सी पर अकेली बैठी थी। आ जा, यहाँ अकेले में गप्पे मारेंगे, एक बार बचपन की यादें ताज़ा कर लें, अलका दीदी बोली और फिर दोनों चाय की चुस्कियां लेने लगी। दीदी, आपके साथ ससुराल वालों ने ऐसा क्या किया कि आप उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गईं? रचना, तुझसे क्या छुपाना, तू मेरी बहन भी है और सहेली भी। दरअसल मैं ही अकरी हुई थी, पापा की सिर चढ़ी लाडली थी। अतः ससुराल वालों की कोई भी ऐसी बात जो मुझे भली न लगती, उसका जवाब दे देती थी। उस पर पापा हमेशा कहते थे कि वे एक कहें तो तू 4 सुनाना। पापा को अपने पैसों का बड़ा घमंड था, जो मुझ में भी था। दीदी ने चाय का घूंट लेते हुए आगे कहा, गलती तो सबसे होती है, किंतु मेरी गलती पर कोई मुझे कुछ कहे मुझे सहन न था। बस मेरा तेज स्वभाव ही मेरा दुश्मन बन गया। चाय खत्म हो गई थी। दीदी के दुखों की कथा अभी बाकी थी, अतः आगे बोली, मेरे सास ससुर समझाते कि बेटा इतनी तुनक मिजाजी से घर नहीं चलते। मेरे पति सुरेश भी मेरे इस स्वभाव से दुखी थे, किंतु मुझे किसी की परवाह न थी। 1 वर्ष बाद आलोक का जन्म हुआ तो मैंने कहा कि 40 दिन बाद मैं मम्मी पापा के घर जाऊंगी। यहाँ घर ठंडा है, बच्चे को सर्दी लग जाएगी। मैं दीदी का चेहरा देख रही थी। वहाँ खुद के संवेगों के अलावा कुछ न था। मैं जिद करके मायके आ तो गई, फिर नहीं गई। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जाने कितने वर्ष बीत गए। मुझे लगा एक न एक दिन वे जरूर आएंगे मुझे लेने, किंतु कोई न आया। कुछ वर्ष बाद पता लगा कि सुरेश ने दूसरा विवाह कर लिया है और फिर अचानक फपक कर रोने लगी। मैं 20 वर्ष पूर्व की उन दीदी को याद कर रही थी, जिन पर रूप सौंदर्य की बरसात थी। हर लड़का उनसे दोस्ती करने को लालायित रहता था, किंतु आज 35 वर्ष की उम्र में 45 की लगती हैं। इसी उम्र में चेहरा झुर्रियों से भर गया था। मुझे औपलक उन्हें देखते काफ़ी देर हो गई तो वे बोली, मेरे इस बूढ़े शरीर को देख रही हो, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत कोई नहीं करता। देखती नहीं मेरे भाइयों और भाभियों को, वे मेरे बेटे आलोक और मुझे नौकरों से भी बदतर समझते हैं। पहले सब ठीक था, पापा के जाते ही सब बदल गए। भाभियों की घिसी साड़ियाँ मेरे हिस्से आती है तो भतीजों की पुरानी पैंट कमीजें मेरे बेटे को मिलती हैं। इनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं
और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में 15 वर्ष का है। आलोक 7वीं में है, बैठा है। 3 बार 7वीं में फेल हो चुका है। अब क्या कहूँ। और दीदी ने साड़ी के किनारे से आंखें पोंछकर धीरे से आगे कहा, भाई अपने बेटों के नाम पर ज़मीन खरीदते जा रहे हैं, पर मेरे बेटे के लिए क्या है? कुछ नहीं। घर के सारे लोग गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं और हम यहाँ बीमार मम्मी की सेवा और घर की रखवाली करते हैं। तू तो अपनी है, तुझसे क्या छिपाऊं। जवान जोरों को हाथ में हाथ डालकर घूमते देखती हूँ तो मन महसूस कर रह जाती हूँ। मैं दीदी को अवाक देख रही थी, किंतु वे थकी आवाज़ में कह रही थीं, रचना, आज मैं बंद कमरे का वह पक्षी हूँ जिसने अपने पंखों को स्वयं कमरों की दीवारों से टक्कर मारकर तोड़ा है। आज मैं एक खाली बर्तन हूँ जिसे जो चाहे पैर से मारकर इधर से उधर घुमा रहा है। आज मैं अकेलेपन का पर्याय बनकर रह गई हूँ। दीदी का रोना देखा न जाता था, किंतु आज मैं उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। उनके मन में जो था उसे बह जाना देना चाहती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अलका दीदी आगे बोली, सच तो यह है कि मेरी गलती की सज़ा मेरा बेटा भी भुगत रहा है। मैं उसे यह सब न दे पाई जिसका वह हकदार था। न पिता का प्यार, न सुख सुविधाओं वाला जीवन, कुछ भी तो न मिला। सोचती हूँ आखिर मैंने यह क्या कर डाला। अपने साथ उसे भी बंद गली में ले आई। क्यों मैंने उसकी खुशियों की खिड़कियाँ बंद कर दी। और फिर दीदी की रुलाई फूट पड़ी। उनका रोना सुनकर 2-3 रिश्तेदार भी आ गए। पर अच्छा हुआ जो तभी बुआ ने किचन से आवाज़ लगा दी, अरे अलका, आ जल्दी, आलू उबल गए हैं। दीदी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछती हुई उठ खड़ी हुई, फिर बोली, देख, मुझे पता है कि तू भी अपनी माँ के पास आ गई है पति को छोड़कर, पर सुन, इज्जत की ज़िंदगी जीनी है तो अपना घर न छोड़, वरना मेरी तरह पछताएगी। अलका दीदी की बात सुनकर रचना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। यह एक भयानक सच था। उसे लगा कि राजेश और उसके बीच जरा सी तकरार ही तो हुई है। राजेश ने किसी छोटी सी गलती पर उसे चांटा मार दिया था, पर बाद में माफ़ी भी तो मांग ली थी। फिर रचना की माँ ने भी उसे समझाया था कि ऐसे घर नहीं छोड़ते। उसने तुझसे माफ़ी भी मांग ली, वापस चली जा। रचना सोच रही थी कि अगर कल को उसके भैया भाभी भी आलू की तरह उसके बेटे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो क्या पता मेरे साथ भी दीदी जैसा ही कुछ होगा। फिर नहीं कहकर रचना ने घबरा कर आँखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद ही पैकिंग करने लगी अपने घर यानी राजेश के घर जाने के लिए। उसे बंद खिड़की को खोलना था जिसे उसने दम्भवश बंद कर दिया था। बार बार उनके कानों में अलका दीदी की यह बात गूंज रही थी कि रचना, इज्जत से रहना चाहती हो तो घर अपना घर कभी न छोड़ना।